हाय एवरीवन। एक बार फिर से आपका हमारे इस चैनल पे हार्दिक स्वागत है। हम बात कर रहे थे सेल साइकिल और सेल डिवीज़न की, जिसमें हमने इंट्रोडक्शन दिया था चैप्टर के बारे में, और उस चैप्टर में पिछले क्लास में हमने इंटरफेस को डिस्कस किया था। सो नाउ इन दिस सीक्वेंस वी आर गोइंग टू टॉकिंग अबाउट the next phase of cell cycle, that is M phase। यानी कि सेल जो है अब एक्चुअल डिवीज़न कैसे करेगी उसके बारे में हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने इंटरफेस देखा था। और इंटरफेस में बात किया था कि सेल डिवाइड कर रही है भाई, सेल अब डिवीज़न करने के लिए खुद को प्रिपेयर कर रही है। यहाँ पर अब हम बात करने वाले हैं एम फेज की। एम फेज कहने का मतलब यहाँ ये है कि एक्चुअल सेल डिवीजन टेक्स प्लेस। अब सेल डिवाइड करेगी, एक्चुअल सेल डिवीजन टेक्स प्लेस। तो जैसे इंटरफेज में कुछ सब स्टेजेस होते थे, G1 फेज, S फेज, G2 फेज, यहां पर भी कुछ सब स्टेजेस होते हैं M फेज के अंदर। तो M फेज के अंदर कुछ सब स्टेजेस होते हैं। सेल का सबसे पहले न्यूक्लियस डिवाइड करेगा, तो उसको बोलेंगे कैरियोकाइनेसिस, दैट इज डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस। सेल का सबसे पहले न्यूक्लियस डिवाइड करेगा, तो इस प्रोसेस को बोलेंगे कैरियोकाइनेसिस। और यदि यहीं पर सेल का साइटोप्लाज्म डिवाइड करेगा, तो उस प्रोसेस को बोलेंगे साइटोकाइनेसिस। दैट इज डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। इसको हम डायग्राम के साथ और अच्छे से डेमोस्ट्रेट करने की कोशिश करें कि ये एक सेल है। इस सेल का जो न्यूक्लियस है, इस सेल के न्यूक्लियस के अंदर जो जेनेटिक मटेरियल है, इस जेनेटिक मटेरियल के अंदर ये सारे प्रोसेसेस चल रहे हैं। अगर इस न्यूक्लियस के अंदर का जो जेनेटिक मटेरियल है, डीएनए है, अगर वो डिवाइड करेगा, तो इस जेनेटिक मटेरियल के डिवीज़न के वजह से इसके बाद मतलब ये जो न्यूक्लियस है इसका भी डिवीज़न होगा। तो जनरली हम कहते हैं कि डिवीज़न ऑफ न्यूक्लियस इस कैरियोकाइनेसिस, लेकिन न्यूक्लियस के अंदर जो जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट है, डीएनए प्रेजेंट है, एक्चुअल में उसमें डिवीज़न होता है। दैट इज वेरी मच क्लियर टू ऑल। नाउ इसके बाद यदि हम बात करें साइटोकाइनेसिस की, तो जब इस सेल के अंदर डिवीज़न होगा, जब इस सेल का न्यूक्लियस डिवाइड करेगा, इस सेल का न्यूक्लियस जब डिवाइड कर जाएगा, तो जाहिर सी बात है इस सेल का जब न्यूक्लियस डिवाइड कर जाएगा, तो इसी सेल का साइटोप्लाज्म भी डिवाइड करेगा। इसी सेल का साइटोप्लाज्म भी डिवाइड करेगा, और साथ साथ ये सारे प्रोसेसेस साइमल्टेनियसली एक साथ चलते हैं बॉडी के अंदर।
आई होप दिस इज वेरी मच क्लियर टू ऑल। कहने का मतलब ये कि अब एम फेज चल रहा है, तो एम फेज में सबसे पहले कैरियोकाइनेसिस होगा, यानी कि न्यूक्लियर डिवीजन होगा। उसके बाद तब साइटोप्लाज्म का डिवीजन होगा, जिसको हम बोलते हैं क्या, साइटोकाइनेसिस। नाउ ये तो एक बात हो गई, बेसिक बात हो गई कि भैया ऐसे एक बार न्यूक्लियस का डिवीजन होता है और एक बार साइटोप्लाज्म का डिवीजन होता है एम फेज में, जब एक्चुअल सेल डिवीजन चल रहा है। लेकिन यहीं पर यदि हम और डीप में बात करें तो कैरियोकाइनेसिस में क्या होता है। कैरियोकाइनेसिस में दो चीजें होती हैं, एक होता है माइटोसिस, एक होता है मियोसिस। कैरियोकाइनेसिस में, न्यूक्लियर डिवीजन में एक होता है माइटोसिस, एक होता है मियोसिस। ये दोनों टर्म्स क्या हैं, इसके बारे में हम बात करेंगे। और यहां पर साइटोप्लाज्मिक डिवीजन में कोई ऐसा एज सच टर्म कोई यूज नहीं होता है। मेन हमको इसको देखना है कि ये माइटोसिस और मियोसिस होता क्या है। ओके, माइटोसिस की अगर हम बात करते हैं, अगर हम माइटोसिस की बात करें, ये सारा न्यूक्लियर डिवीजन में चल रहा है, तो डोंट बी कंफ्यूज। माइटोसिस को हम पहली बात तो ये कि इसको हम बोलेंगे इक्वेशनल डिवीजन। इक्वेशनल डिवीजन, क्योंकि जो सेल है, जो पेरेंटल सेल है, उस पेरेंटल सेल में डिवीजन होता है, तो जितना पेरेंटल सेल था उतना ही वो बन जाएगा। इसलिए मतलब पेरेंटल सेल और डॉटर सेल इक्वल होने चाहिए। तो यहां पे हम बोल सकते हैं नंबर ऑफ पेरेंट सेल इज इक्वल टू दी नंबर ऑफ डॉटर सेल्स। पेरेंट सेल और डॉटर सेल्स के नंबर इक्वल होंगे। लेकिन मियोसिस में क्या होगा, मियोसिस में क्या होता है, नंबर ऑफ पेरेंट सेल जो होते हैं is not equal to the number of is not equal to the number of daughter cells। यहां पे हम बोल सकते हैं कि एक सेल से दो सेल्स बन सकती हैं, लेकिन यहां पर एक ही सेल से चार सेल्स बनती हैं। यानी कि पेरेंट सेल के जो डॉटर सेल्स हैं, ये पेरेंट सेल के क्रोमोसोम के हाफ होते हैं। मतलब क्रोमोसोम, या कहें कि नंबर ऑफ सेल्स बिकम हाफ। इस वजह से
जब पेरेंट सेल वो डॉटर सेल के इक्वल नहीं होगा, इस वजह से इस टाइप के डिवीजन को हम बोलेंगे रिडक्शनल डिवीजन। रिडक्शनल डिवीजन, क्योंकि यहां पे एक सेल से 4 सेल्स बन रही है, मतलब यहां पे नंबर ऑफ क्रोमोसोम या नंबर ऑफ सेल डॉटर सेल हाफ हो जा रही है पेरेंट सेल की। दैट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन माइटोसिस एंड मियोसिस। अब बात करते हैं माइटोसिस के बारे में पूरे डिटेल में। तो जब माइटोसिस होता है तो माइटोसिस के भी कुछ सब स्टेजेस होते हैं। माइटोसिस जो होता है वो 4 सब स्टेजेस में कंप्लीट होता है। इक्वेशनल डिवीजन है, कैसे होता है अभी हम बताएंगे, लेकिन पहले ये जानिए कि माइटोसिस 4 सब स्टेजेस में कंप्लीट होता है। उन फेजेज या उन स्टेजेस का नाम है प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, and the last one is telophase. प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, इन चारों स्टेजेस को कंप्लीट, ये चारों स्टेजेस जब कंप्लीट होंगे तो आपका माइटोसिस कंप्लीट हो जाएगा। ये सारे स्टेजेस मियोसिस में भी होते हैं, लेकिन मियोसिस माइटोसिस से थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है। नाउ कमिंग टू द फर्स्ट स्टेज ऑफ माइटोसिस, दैट इज प्रोफेज। यदि हम बात करें प्रोफेज की, प्रोफेज की अगर हम बात करें तो प्रोफेज में क्या होता है, सेल है, माइटोटिक डिवीजन का सब स्टेज प्रोफेज चल रहा है। ये एक सेल है, इस सेल के अंदर न्यूक्लियस होगा, ऑब्वियसली होगा। इस न्यूक्लियस के अंदर क्रोमैटिन कुछ इस तरीके से होगा, इससे एसोसिएटेड होगा आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, अभी सेल डिवाइड नहीं कर रही है, अभी सेल के सारे ऑर्गेनेलीज तैयार हैं डिवाइड करने के लिए, अभी सेल डिवाइड नहीं कर रही है। जब प्रोफेज होगा, स्टार्ट होगा, तब सेल डिवाइड करेगी। तो अभी ये जो डायग्राम आप देख रहे हैं, ये इस डायग्राम में सेल इंटरफेस कंप्लीट कर चुकी है, बस डिवाइड करने वाली ही है, मतलब प्रोफेज स्टार्ट होने वाला ही है। तो इसमें अभी कुछ चेंज नहीं होगा, जो सेल्स जो ऑर्गेनेलीज बनी हुई हैं वो एज इट इज वैसे ही रहेंगी। तो यहाँ पे आपके ER है, फिर क्रोमैटिन है, न्यूक्लियस है, देन कुछ गोल्जी बॉडीज भी होंगी, ये सारे डुप्लीकेट होकर के बैठे हैं इसके अंदर, सब होगा। तो जब भी प्रोफेज स्टार्ट होगा, तो जो न्यूक्लियर एनवेलप है ना, ये पूरा न्यूक्लियर एनवेलप जो है ये डिसअपीयर हो जाएगा। प्रोफेज में जब प्रोफेज स्टार्ट होगा, तो इसको तो हम ऐसे रिप्रेजेंट कर दे रहे हैं कि ये सेल आपकी इंटरफेज में है।
इंटरफेज में है। जब प्रोफेज स्टार्ट होगा तो न्यूक्लियर एनवेलप डिसअपीयर हो जाएगा, गायब हो जाएगा। न्यूक्लियर एनवेलप डिसअपीयर हो जाएगा। क्रोमैटिन का कंडेंसेशन स्टार्ट हो जाएगा। ये जो क्रोमैटिन फाइबर न्यूक्लियस के अंदर है, इसका कंडेंसेशन स्टार्ट हो जाएगा। कंडेंसेशन ऑफ क्रोमैटिन स्टार्ट। क्रोमैटिन का कंडेंसेशन शुरू हो जाएगा। सेंट्रियोल, इसके अंदर जो है ये एक और ऑर्गेनेली हम शो कर दे रहे हैं सेंट्रियोल को। इसका भी मेजर रोल है सेल डिवीजन में। तो ये सेंट्रियोल है। सेंट्रियोल जो होता है ना, सेंट्रियोल अपोजिट पोल्स पर, सेल के दोनों अपोजिट मतलब दोनों छोर पे पहुंच जाएंगे। तो सेंट्रियोल मूव्स टुवर्ड्स अपोजिट पोल। poles of the cell। जब सेंट्रियोल सेल्स के अपोजिट पोल्स पर चले जाएंगे तो स्पिंडल फाइबर बनना शुरू होगा। स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन स्टार्ट कैसे होगा हम अभी दिखा रहे हैं। प्रोफेज स्टार्ट हो रहा है तो इतनी बातें हो रही हैं, तो प्रोफेज स्टार्ट होने में सेल इंटरफेज में अभी है। जब प्रोफेज में जाएगी तो सेल कैसी दिखेगी उसको देखते हैं। ये जा रही है सेल अब अपने प्रोफेज में, तो ज़रा देखते हैं कि कैसी दिखती है सेल प्रोफेज में। ये एक सेल हो गई, इसको हमको प्रोफेज में दिखाना है। तो जैसे कि हमने बोला कि सेंट्रियोल अपोजिट पोल्स पर चले जाएंगे भैया, तो सेंट्रियोल को भेज दीजिए अपोजिट पोल्स पर। ये चले गए अपोजिट पोल्स पर सेंट्रियोल। न्यूक्लियर एनवेलप डिसअपीयर होते चला जाएगा। क्रोमैटिन का कंडेंसेशन होने लगेगा। तो ये क्रोमैटिन का कंडेंसेशन हुआ और ये क्रोमोसोम बनने शुरू हो गए। फिर और क्या हमने लिखा, स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन शुरू हो जाएगा। स्पिंडल फाइबर बनना शुरू हो जाएगा। बन गया। अच्छा, ये तो हो गया प्रोफेज। अब इसके बाद आता है सेकंड फेज, जिसको हम बोलते हैं मेटाफेज। इक्वेशनल डिवीजन चल रहा है भाई। कंडेंसेशन हो रहा है क्रोमैटिन का, क्रोमोसोम बन रहे हैं। मेटाफेज से पहले एक फेज आता है जिसको बोलते हैं प्रोमेटाफेज। प्रोमेटाफेज। अब ये प्रोमेटाफेज क्या है? प्रोमेटाफेज में ये जो क्रोमोसोम बन रहे हैं
ये क्रोमोसोम अपने पोजीशन को ढूंढने के लिए मूवमेंट करते हैं। कैसे करते हैं दिखाते हैं डायग्राम में। ये हो गई सेल, ये है मेटाफेजिक प्लेट या इक्वेटोरियल प्लेन। ये यहाँ पे एक सेंट्रियोल, ये दूसरा सेंट्रियोल, और ये क्रोमोसोम बना। क्रोमोसोम बना और ये मूवमेंट किया। ये बना और ये मूवमेंट किया। मतलब प्रोमेटाफेज में क्रोमोसोम डू टू एंड फ्रो मूवमेंट। ये टू और फ्रो मूवमेंट क्या होता है, जैसे कि पेंडुलम है, पेंडुलम में जो पेंडुलम घूमता रहता है, एक फिक्स्ड पोजीशन के अराउंड मूव करता रहता है, मूवमेंट करता रहता है। इन द सेम वे क्रोमोसोम भी मूव करते हैं। खुद की पोजीशन को जानने के लिए, खुद के पोजीशन को ढूंढने के लिए इनमें भी मूवमेंट होती है। वाई क्रोमोसोम डू टू एंड फ्रो मूवमेंट? बिकॉज दे आर ट्राई टू अलाइन देमसेल्फ एट मेटाफेजिक प्लेट, क्योंकि ये इस इक्वेटोरियल प्लेन पर अलाइन होने की कोशिश करते हैं। इस वजह से ये टू एंड फ्रो मूवमेंट करते हैं, इधर उधर मूव करते हैं। दिस इज ऑल अबाउट प्रोमेटाफेज। इसके बाद आता है मेटाफेज। मेटाफेज में क्रोमोसोम खुद को अलाइन कर चुके हैं। मेटाफेज में इक्वेटोरियल प्लेन पर क्रोमोसोम खुद को अलाइन कर चुके हैं इस तरीके से। तो हम यहां पे लिख सकते हैं क्रोमोसोम align themselves at metaphasic plate या इक्वेटोरियल प्लेन। यहां पर इस स्टेज में, मेटाफेजिक स्टेज में, हम क्रोमोसोम की मॉर्फोलॉजी आसानी से देख सकते हैं। मतलब क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर हम आसानी से मेटाफेजिक स्टेज में, मेटाफेज स्टेज में आसानी से स्टडी कर सकते हैं, देख सकते हैं, क्योंकि क्रोमोसोम एक इक्वेटोरियल प्लेन पे अलाइंड हुए होते हैं। तो हम उनके स्ट्रक्चर की स्टडी मेटाफेजिक स्टेज में आसानी से कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि
मॉर्फोलॉजी ऑफ क्रोमोसोम सीन हियर, यानी मेटाफेज स्टेज में हम क्रोमोसोम की मॉर्फोलॉजी को देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। यहां तक आई थिंक क्लियर है। इसके बाद जो आता है स्टेज, एनाफेज स्टेज, उसके पहले हम एक बार फिर से रिकॉल करने की कोशिश कर रहे हैं कि माइटोसिस, मियोसिस, कैरियोकाइनेसिस, साइटोकाइनेसिस। न्यूक्लियस का डिवीजन होगा तो कैरियोकाइनेसिस होगा, सेल खुद को डिवाइड कर रहे हैं। न्यूक्लियस का डिवीजन होगा तो कैरियोकाइनेसिस होगा, और साइटोप्लाज्म का डिवीजन होगा तो साइटोकाइनेसिस होगा। उसके बाद एम फेज को हमने ये डिवाइड कर दिया कैरियोकाइनेसिस, साइटोकाइनेसिस में। कैरियोकाइनेसिस में यानी न्यूक्लियर डिवीजन को हमने फर्दर डिवाइड किया माइटोसिस और मियोसिस में। माइटोसिस इक्वेशनल डिवीजन, मियोसिस रिडक्शनल डिवीजन। क्यों बोला? क्योंकि यहाँ पे पेरेंटल सेल डॉटर सेल के इक्वल होते हैं माइटोसिस में, और मियोसिस में इक्वल नहीं होते हैं, उसके हाफ हो जाते हैं। इस वजह से इसको हम रिडक्शनल डिवीजन बोलते हैं। माइटोसिस को हमने 4 सब स्टेजेस में डिवाइड किया, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। उसके बाद हमने प्रोफेज देखा। प्रोफेज जब होगा तो इंटरफेज से जब प्रोफेज में सेल इंटर करती है तो न्यूक्लियर एनवेलप जो है वो डिसअपियर हो जाता है, क्रोमैटिन कंडेंसेशन स्टार्ट हो जाता है, सेंट्रियोल अपोजिट पोल्स पर चले जाते हैं, और स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है। स्पिंडल फाइबर जनरली वो स्ट्रक्चर होता है जो कि क्रोमोसोम को थामे रहता है, क्रोमोसोम से अटैच्ड रहता है, और वो सेंट्रियोल्स और क्रोमोसोम के बीच का वो एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है जो कि उन दोनों को आपस में बांधे रखता है। इन स्पिंडल फाइबर की वजह से क्रोमोसोम का अलाइनमेंट आसानी से इक्वेटोरियल प्लेन पे हो सकता है, ये हम बोल सकते हैं। प्रोफेज के बाद प्रोमेटाफेज होगा, यानी कि क्रोमोसोम अपने पोजीशन को ढूंढने के लिए टू एंड फ्रो मूवमेंट करते हैं। मेटाफेज स्टेज में क्रोमोसोम का अलाइनमेंट इक्वेटोरियल प्लेन पे हो जाता है। इस स्टेज में हम क्रोमोसोम की मॉर्फोलॉजी आसानी से स्टडी कर सकते हैं। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट स्टेज, दैट इज एनाफेज। एनाफेज। एनाफेज स्टेज में क्या होता है? एनाफेज स्टेज में जो क्रोमोसोम बने थे, इनके जो आर्म्स हैं, इनके आर्म्स सेपरेट हो जाएंगे और अपोजिट पोल्स पर चले जाएंगे, कुछ इस तरीके से। यानी इस स्टेज में क्या होगा कि ये जो आर्म्स हैं क्रोमोसोम के, जिनको हम क्रोमैटिड बोल रहे हैं, ये क्रोमैटिड्स आर separated and moves towards opposite poles. क्रोमैटिड्स सेपरेट हुए और अपोजिट पोल्स पर चले गए। इस स्टेज में, एनाफेज स्टेज में, हम क्रोमोसोम की एनाटॉमी स्टडी करते हैं।
मॉर्फोलॉजी मेटाफेज में स्टडी कर रहे थे, एनाटॉमी हम यहाँ स्टडी करेंगे एनाफेज स्टेज में। एनाफेज स्टेज में हम क्रोमोसोम की एनाटॉमी स्टडी करते हैं। नाउ दिस इज ऑल अबाउट द एनाफेज स्टेज ऑफ सेल माइटोसिस, सेल डिवीजन। इसके बाद जो फोर्थ एंड लास्ट सब स्टेज आती है दैट इज टीलोफेज। टीलोफेज, टीलोफेज में क्या होता है, जब टीलोफेज होगी तो सेल ऑर्गेनेलीज जो गायब हुए थे, माइटोकॉन्ड्रिया, ईआर, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वो रीअपियर हो जाएंगे। न्यूक्लियस रीअपियर हो जाएंगे, फिर से आ जाएंगे। न्यूक्लियर एनवेलप रीइंटीग्रेट, फिर से आ जाएगा। अब जब टीलोफेज कंप्लीट होगा तो साइटोकाइनेसिस शुरू हो जाएगा। बिगनिंग ऑफ साइटोकाइनेसिस। डीएनए डीकंडेंसेशन हो जाएगा। स्पिंडल फाइबर ब्रेक हो जाएंगे। यानी कि सेल कुछ साइटोकाइनेसिस जब करेगी तो ये एक सेल दो सेल में डिवाइड होने के कगार पे होती है। सब कुछ हो चुका है, माइटोसिस के सारे स्टेजेस कंप्लीट हो चुके हैं। अब सेल का साइटोप्लाज्म जो कि फ्लूइड भरा है वो भी डिवाइड हो रहा है। तो जब वो डिवाइड होगा, हमने बताया था कि इंटरफेज में ही सारे सेल ऑर्गेनेलीज डुप्लीकेट हो गए रहते हैं। जब साइटोकाइनेसिस होता है तो सारे सेल ऑर्गेनेलीज हाफ हाफ बट जाते हैं दोनों सेल्स में। न्यूक्लियस भी बट गया है दो सेल्स में, दोनों में इक्वल इक्वल। उसके बाद ऑर्गेनेलीज भी बट गए हैं, साइटोप्लाज्म भी बट रहा है। अब जैसे साइटोप्लाज्म डिवाइड हो जाएगा, डिवीजन हो जाएगा साइटोप्लाज्म का, तो ये जो दो सेल्स डिवाइड हो रही थी, ये दो डॉटर सेल्स में, ये जो दो सेल्स थी ये दो डॉटर सेल्स में परिवर्तित हो जाएंगी, कुछ इस तरीके से। ये दो सेल्स में डिवाइड हो गई हैं। तो हम ऑर्गेनेलीज को भी बना दें कुछ इस तरीके से। जब फोर्स आएगा इस सेल्स पर, इसके साइटोप्लाज्म पर, मतलब इस सेल्स पर जब फोर्स आएगा तो जो स्पिंडल फाइबर बने थे उस पर भी फोर्स होगा और उसके वजह से स्पिंडल फाइबर भी ब्रेक हो जाएंगे। आई होप आपको माइटोसिस समझ में आया होगा। कैसे होता है इसके बारे में हमने आज डिस्कस किया। और ये इक्वेशनल डिवीज़न है, यानी कि जितने पेरेंट सेल थे वो दो डॉटर सेल में डिवाइड हो गए इक्वल नंबर में। सो इसके स्टेजेस के बारे में हमने बात की, माइटोसिस के प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। इसके सिग्निफिकेंस के बारे में और मियोसिस के बारे में हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करना चाहेंगे। आज के लिए बस इतना ही।
इस पे आए हुए क्वेश्चंस को भी हम सॉल्व करेंगे। हम इस चैप्टर को पार्ट्स में लेकर चलने की कोशिश कर रहे हैं और रेस्ट ऑफ द पार्ट नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे। अभी तक के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।